मित्र बंधु एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अंकित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोगों की 12वीं फिजिक्स की दूसरी क्लास होगी। पिछली क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि आखिर 12वीं फिजिक्स में जो हमारे पहले चैप्टर की शुरुआत होती है उसमें किन किन टॉपिकों पे हम चर्चा करेंगे। हमारे पहले यूनिट का जैसा कि नाम है कि विद्युत आवेश और उनके क्षेत्र। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि विद्युत क्या है, विद्युत की उत्पत्ति कैसे हुई, जिन पदार्थों से विद्युत उत्पत्ति हुई उनमें कौन से गुण पाए जाते थे, किन किन वैज्ञानिकों ने ऐसे पदार्थों के बारे में बताया। फिर हम लोगों ने पढ़ा आवेश क्या है, उनके प्रकार क्या हैं, उनके उदाहरण क्या हैं। अब इसके आगे आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। आइए 1 मिनट पहले जो कल पढ़े हैं उसको रिवाइज करते हैं, फिर अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि कल हम अपने चैप्टर में सबसे पहले पढ़े थे कि वैद्युत क्या है, ठीक है ना। वैद्युत क्या है? तो वैद्युत ऊर्जा का ही एक रूप है जिसके अंदर किसी पदार्थ में अपने से हल्की वस्तुओं का आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। ऊर्जा का वह गुण जिसके कारण कोई भी पदार्थ अपने से हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है वैद्युत कहलाता है। अब जो वैद्युत है तो घर्षण के कारण उत्पन्न वैद्युत को घर्षण वैद्युत कहते हैं। घर्षण क्या है? जब किन्हीं दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके मध्य कार्य करने वाला बल घर्षण बल कहलाता है और घर्षण के कारण जो विद्युत उत्पन्न होती है उसे हम घर्षण विद्युत कहते हैं, ठीक है ना। फिर जो हमारी वैद्युत है, वैद्युत को 2 रूपों में बांटा गया, स्थिर वैद्युत और गतिक वैद्युत। स्थिर वैद्युत के अंतर्गत हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं और गतिक वैद्युत के अंतर्गत हम गतिमान आवेशों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने आवेश के बारे में पढ़ा है। तो आइए आवेश की परिभाषा भी देख लेते हैं कि आवेश क्या है। आवेश क्या है? तो आवेश एक भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर कोई भी पदार्थ विद्युतमय हो जाता है या विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करने लगता है, ठीक है ना। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धन आवेश और ऋण आवेश, ठीक है ना। धन आवेश को पिछले क्लास में और ऋण आवेश को भी हम लोगों ने उदाहरण के माध्यम से समझा था। आइए थोड़ा सा धन आवेश और ऋण आवेश के उदाहरण को समझते हैं, फिर आज के नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसे देखिए आवेश के प्रकार हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि आखिर जो हमारे आवेश हैं, आवेश के प्रकार, आवेश के मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं। पहला है धनावेश और दूसरा है ऋणावेश। देखिए धनावेश के लिए हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है कि सबसे पहली चीज हम लोग ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणावेशित होता है। जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, कहने का सीधा सीधा मतलब हुआ कि यदि हम 2 पदार्थों को आपस में रगड़ें तो किसी एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे पदार्थ में प्रवेश करते हैं। जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वहां कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है। फिर उसके बाद जब 2 पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं वहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है और जहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उसे हम ऋण आवेश कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कल की क्लास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम चर्चा किए थे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और वहीं से हम क्लास की समाप्ति किए थे। जैसे मान लीजिए कि हम आप लोगों को पिछले क्लास में एक उदाहरण बताए थे कि सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल और विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। अब जैसे देखिए मान लीजिए कि हम एक कांच की छड़ ले लिए, ठीक है ना। एक कांच की क्या ले लिए? छड़ ले लिए। अब कांच की छड़ जो हमारी इसे कहीं लटका दिए हैं, ठीक है ना, ये लटकी हुई है। अब क्या करते हैं, इस कांच की छड़ को हम इसके संपर्क में एक दूसरी कांच की छड़ लाते हैं तो ये देखते हैं कि जो कांच की छड़ धनावेशित है और दूसरे धनावेशित
कांच की छड़ को लाने पर दोनों समान समान गुण दर्शा रही हैं और समान समान आवेश जहां होंगे वहां कौन सा बल कार्य करेगा, तो वहां कार्य करता है प्रतिकर्षण बल। ठीक है ना। यदि इसी प्रकार यदि एक धनावेश और दूसरे ऋणावेश को हम संपर्क में लाएंगे तो वहां पे कौन सा बल कार्य करेगा, वहां पर आकर्षण बल कार्य करेगा। यहां से हमारे इस पॉइंट को क्लियर करते हैं कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण बल और विजातीय आवेशों में आकर्षण बल कार्य करता है। फिर आज के पहले टॉपिक की हम लोग अब शुरुआत करेंगे। आइए, आज की क्लास का हमारा पहला पॉइंट होगा कि आखिर कौन से पदार्थ हैं, पदार्थों को वैद्युत आवेश की गति के आधार पर, किनको, पदार्थों को वैद्युत आवेश की गति के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। किन्हें तीन भागों में बांटा गया है? पदार्थों को। कैसे? यहां लिखते हैं, पदार्थों को वैद्युत आवेश की गति के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। वो तीन प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है चालक, दूसरा है विद्युत रोधी और तीसरा है अर्धचालक। देखिए, तीनों को अब क्रम से समझ लेते हैं। तीनों की परिभाषा क्या कहती है, आखिर तीनों हैं क्या। सबसे पहली चीज हम ये जान लेते हैं कि पदार्थों को किसके आधार पर तीन भागों में बांटा गया है? आवेशों की गति के आधार पर। हम डायरेक्ट ये भी कहें कि पदार्थ को आवेश की गति के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। पहला भाग कौन सा है? चालक, दूसरा क्या है? विद्युत रोधी, और तीसरा क्या है? अर्धचालक। ऐसे पदार्थ जो स्वयं से होकर वैद्युत आवेश को प्रवाहित होने देते हैं उन्हें हम चालक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो स्वयं से होकर वैद्युत आवेश के प्रवाह को नहीं होने देते या स्वयं से होकर वैद्युत आवेश प्रवाहित नहीं होने देते हैं उन्हें हम वैद्युत रोधी कहते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आता है अर्धचालक। ऐसे पदार्थ जो कुछ स्थितियों तक आवेश को बहने देते हैं लेकिन कुछ स्थितियों में आवेश प्रवाह का विरोध करते हैं या उसके मार्ग में रुकावट डालते हैं, तो सीधा सीधा हम ये कहें कि ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालक और विद्युत रोधी के बीच होती है उन्हें हम अर्धचालक कहते हैं। ठीक है ना। चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक क्या है? तो आवेशों के गति के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है। पहला चालक है, दूसरा विद्युत रोधी है, तीसरा अर्धचालक है। आइए तीनों को क्रम से पढ़ते हैं, तीनों को परिभाषित करते हैं और देखते हैं कि इनकी परिभाषा क्या कहती है। आइए परिभाषा नोट करते हैं। पहला नंबर है चालक। ऐसे पदार्थ जो स्वयं से होकर
वैद्युत आवेश को बहने देते हैं, बहने देते हैं, चालक कहलाते हैं, चालक कहलाते ठीक है ना। चालक की परिभाषा क्या हुई? तो ऐसे पदार्थ जो स्वयं से होकर वैद्युत आवेश को बहने देते हैं चालक कहलाते हैं। जैसे, तो जैसे में हम लिखेंगे, स्टार बना के आप सब लोग नोट करिए। ये कभी कभी हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? यहां लिख लेते हैं, चांदी, चांदी आवेश का सर्वोत्तम चालक है। चांदी आवेश का सर्वोत्तम चालक है। ठीक है ना। और क्या हो सकते हैं इसके उदाहरण? हम लोग लिख लेंगे, धातुएं, पृथ्वी, मानव। यहां लिख लेते हैं, धातुएं, पृथ्वी, मानव आदि। ठीक है ना। सबसे पहले एक बार आइए समझ लेते हैं चालक किसे कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो स्वयं से होकर वैद्युत आवेश को बहने देते हैं चालक कहलाते हैं। ठीक है ना। चांदी, क्या लिखा हुआ है? चांदी आवेश का सर्वोत्तम चालक है। चालक के और उदाहरण क्या हैं? तो धातुएं, पृथ्वी, मानव, जंतु आदि क्या होंगे इसके और उदाहरण हो जाएंगे। आइए दूसरे नंबर पे चलते हैं। दूसरा प्रकार हमारा क्या है? आप सब लोग इसे नोट कर लीजिए। दूसरा प्रकार है विद्युत रोधी। विद्युत, दूसरा नंबर है विद्युत रोधी। इसकी परिभाषा क्या कहती है? ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो स्वयं से होकर, जो स्वयं से होकर वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश को बहने नहीं देते, बहने नहीं देते, विद्युत रोधी कहलाते हैं। विद्युत रोधी कहलाते हैं। जैसे करके लिख लेते हैं। जैसे क्या है? लकड़ी, रबड़ लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। जैसे लकड़ी, रबड़, कांच आदि। ठीक है ना। विद्युत रोधी किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो स्वयं से होकर
वैद्युत आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, विद्युत रोधी कहलाते हैं। अब आइए तीसरे प्रकार को देखते हैं। तीसरा प्रकार क्या कहता है? तीसरा प्रकार है अर्धचालक। अर्धचालक इसकी परिभाषा क्या कहती है? ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालक और विद्युत रोधी के बीच होती है अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा चालक क्या है, विद्युत रोधी क्या है और अर्धचालक क्या है। ठीक है ना। इसके बाद आइए कुछ हम मान नोट करते हैं जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं और वो हमारे विकल्प के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए केन की बात कर रहे हैं, जैसे हमसे पूछा जाता है कि बताइए कि 1 माइक्रो कूलाम का मान कितना होता है, 1 नैनो कूलाम का मान कितना होता है, या हमसे और क्या कहता है कि 1 पीको कूलाम का मान कितना होता है। आइए हम नोट करते हैं, नोट बना के लिख लेते हैं। पहले नंबर पे हम लोग नोट करते हैं कि 1 माइक्रो 1 माइक्रो कूलाम 1 म्यू सी बराबर कितना होता है? 10⁻⁻6 कूलाम, या इसे हिंदी में भी लिख लेते हैं। दूसरे नंबर पे क्या बोला गया कि 1 नैनो कूलाम बराबर 1 नैनो कूलाम 1 NC बराबर होता है 10⁻⁹ कूलाम के। फिर इसके बाद 1 पीको कूलाम 1 पीको कूलाम को हम लिखते हैं 1 PC, और इसका मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 10⁻⁻12 कूलाम। देखिए, हमको यहां से एक ट्रिक बना लेनी है दिमाग में। कभी भी यदि माइक्रो दिख जाए तो माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻6,
यदि कहीं नैनो दिख जाए तो उसका मतलब है 10 की घात -9। यदि पिको दिख जाए, पिको का मतलब है 10 की घात -12। इसके साथ में मात्रक कूलाम लिखा हुआ है, कूलाम लिखा हुआ है तो वही मान हम लिखते हैं। तो क्या पूछा जाता है, हमारे खाली स्थान में पूछा जाता है कि 1 माइक्रो कूलाम बराबर डॉट डॉट होता है। तो 1 माइक्रो कूलाम का मान 10 की घात -6 कूलाम होता है। 1 नैनो कूलाम का मान कितना होता है, तो 1 नैनो कूलाम का मान 10 की घात -9 कूलाम होता है। 1 पिको कूलाम का मान 10 की घात -12 कूलाम होता है। ठीक है ना। इसी प्रकार के और कुछ प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, जैसे आइए नोट करते हैं। और क्या पूछे जाते हैं, हमसे पूछा जाता है कि बताइए कि 1 फैराडे बराबर कितना होता है। नोट करते चलेंगे हम लोग। 1 फैराडे बराबर 1 फैराडे का मान होता है 96,500 96500 कूलाम के। फिर दूसरे नंबर पे और क्या पूछा जाता है, तो और पूछा जाता है कि 1 कूलाम का मान किसके बराबर होता है, तो 1 कूलाम बराबर 1 कूलाम बराबर 1/10 एव कूलाम के होता है। और इसका मान आगे कैसे पूछा जाता है, तो और इसका मान होता है, हम लिख सकते हैं कि 1 कूलाम बराबर 3 गुणे 10 की घात 9, 3 गुणे 10 की घात 9 स्थैत कूलाम के। ठीक है ना। आप सभी लोग इसको नोट करिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट क्या है, 1 एव कूलाम बराबर 1 एव कूलाम बराबर 1 एव कूलाम बराबर होता है 3 गुणे 10 की घात 10, 3 गुणे 10 की घात 10 स्थैत कूलाम, स्थैत ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है। हमें याद रखना है कि 1 फैराडे का मान कितने कूलाम के बराबर, 1 फैराडे बराबर 96500 कूलाम के। 1 कूलाम बराबर 1/10 एव कूलाम होता है। 1 कूलाम का मान 3 गुणे 10 की घात 9 स्थैत कूलाम होता है। 1 एव कूलाम बराबर 3 गुणे 10 की घात 10 स्थैत कूलाम होता है। ठीक है ना। आइए अब यहां से हम आगे चलते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और अब हमारी नई हेडिंग होगी वैद्युत आवेश के गुण। ठीक है ना। आइए देखते हैं। हेडिंग बनाते हैं वैद्युत आवेश के गुण। वैद्युत आवेश के गुण। देखिए, वैद्युत आवेश के कई गुण हैं। सबसे पहले इसके में पढ़ेंगे, आइए कौन कौन से गुण के बारे में पढ़ेंगे एक बार देख लेते हैं, फिर क्रम से डिटेल करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण,
दूसरा पढ़ेंगे आवेश का क्वांटीकरण, फिर पढ़ेंगे आवेश की योज्यता, और इसके बाद पढ़ेंगे आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक है, इन सब के बारे में अब हम क्रम से डिटेल से देखेंगे। तब तक हम लोग आज की क्लास में जितना पढ़े हैं एक बार सभी लोग ध्यान से नोट कर लें, ध्यान से पढ़ें, और कोई चीज यदि समझ में नहीं आती है तो आप लोग क्वेश्चन जरूर करें कमेंट के माध्यम से, जो चीजें समझ में नहीं आती उसको जरूर पूछें। अब हम अपने नए वीडियो में आएंगे और नए वीडियो में चर्चा करेंगे क्रमशः हर एक पॉइंट के बारे में कि आखिर आवेश का संरक्षण क्या होता है, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, आवेशों की योज्यता क्या होती है, और आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में इनका डिटेल लेकर के हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।